हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 99 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 99 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला ईडियम है हमारे सामने, ड्राइव समथिंग होम। रेफरेंस क्या है? इट ड्राइव्स होम व्हाट पीपल ऑफ द स्टेट हैव बीन वॉइसिंग फॉर अ व्हाइल। ओके, मीनिंग make something understood, clearly understood by the use of repeated or forcefully direct arguments। यानी कि किसी बात को समझा देना, अच्छे से समझा देना by the use of repeated forcefully direct arguments। यानी बार बार कोई बात आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप रखें सामने वाले को समझाने के पर्पज से, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव समथिंग होम। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव home the point that accuracy plays a crucial role in your competitive exams, in any competitive exams। ठीक है, accuracy बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये बात समझाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और समझाता रहता हूँ बच्चों को कि accuracy को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। भले ही मार्क्स कम आए, पर आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग या गैस वर्क पे मत जाएं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, दो और एग्जाम्पल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट। During Prime Minister Narendra Modi's announcement of demonetization, he drove home the point that the move was crucial to combat black money, corruption and terrorism financing। यानी कि जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी नोटबंदी की, तो उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की पूरी तरीके से कि ये जो स्टेप था वो ब्लैक मनी, करप्शन और टेररिज्म फाइनेंस को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था। ठीक है, कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, द इंडियन गवर्नमेंट ड्रोव होम द मैसेज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क एंड फॉलोइंग लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स। बिल्कुल सही है, कोविड-19 के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने ये बात समझाने की पूरी कोशिश की कि भाई कोविड से बचना है तो दूरी बना के रखें, मास्क पहनते रहें और कोविड-19 लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। सो ये था आपके लिए ड्राइव समथिंग होम। ठीक है, अभी 4 और एग्जाम्पल्स हैं, बढ़ते हैं इनको। द स्पीकर यूज पावरफुल एग्जाम्पल्स टू ड्राइव होम द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। कोई स्पीकर है, उन्होंने पावरफुल एग्जाम्पल्स कोट किए क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए। बिल्कुल सही है। द प्रोफेसर ट्राई टू ड्राइव होम दिस पॉइंट और हिज पॉइंट बाय शोइंग रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। कोई प्रोफेसर है, अपना पॉइंट समझाने के लिए उन्होंने रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को रेफर किया, ये भी बिल्कुल सही है। द ऑथर ड्रोव होम हिज मैन्युस्क्रिप्ट फॉर वन फाइनल रीचेक बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रेस। डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पे ईडियम का जो मीनिंग है वो ये सेंटेंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लिटरल मीनिंग में ले लिया गया ईडियम का मीनिंग, जो कि गलत है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हस्तलेख, हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द टीचर यूज्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टू ड्राइव होम द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू हर स्टूडेंट्स। कोई टीचर है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उन्होंने कोट किए, उनका सहारा लिया बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सो ये भी सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्फेसाइज, हाईलाइट, अंडरलाइन, क्लैरिफाई, चारों ईजी हैं बहुत समझने में। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसमिस, इग्नोर, अवॉइड, ये भी काफ़ी ईजी समझने में। सो आई होप आपको इस ईडियम का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज मीजली। रेफरेंस क्या है? इट हैज़ रिवील्ड डीपर सिस्टमैटिक इशूज अराउंड मीजली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड बेयरली एनी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर हरियाणाज रेस्लर्स। मीजली क्या है? एडजेक्टिव है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स नाउन फ्रेज है, उसके आगे आ रहा है मीजली। ना के बराबर, रिडिकुलसली स्मॉल और फ्यू। कोई बंदा मेहनत करता है पूरे दिन, दिहाड़ी मजदूर है और पूरे दिन मेहनत करता है, अब जब दिहाड़ी लेने का टाइम आता है तो जो उसको पैसे दे रहा है वो उसके हाथ में 50 रुपये रख दे, अगर पूरा दिन जब उसने काम किया तो वो जो वेजेस हुआ वो कैसा हुआ? मीजली, यानी ना के बराबर। ठीक है, अब ये देखिए, प्लेट में सिर्फ एक आलमंड रखा हुआ है, एक बादाम रखा हुआ है। सो अगर हम खाने के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितना अमाउंट है ये खाने का? मीजली, ना के बराबर। 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द मीजली अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइडेड एट द इवेंट। बिल्कुल सही बात है, नाम मात्र का। द मीजली सैलरी वॉज बेयरली इनफ टू कवर हर मंथली एक्सपेंसेस। इतना कम थी कि बस खर्चा चल रहा था, गुजारा चल रहा था, है ना, रोजी रोटी चल रही थी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा अपने वॉन्ट्स पे कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पा रहा था, ये भी सही है। द मीजली अमाउंट ऑफ स्नोफॉल दिस ईयर लेफ्ट स्कीयर्स डिसअपॉइंटेड। स्नोफॉल बहुत कम हुआ तो ऑब्वियसली जो स्कीयर्स होंगे वो भाई स्कीइंग कहाँ करेंगे? सो वो
उदास हो गए, निराश हो गए, ये भी सही है। द मीजली कार रिफ्यूज टू स्टार्ट ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग डजंट मेक एनी सेंस। मीजली कार क्या होता है? गलत है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, पॉल्ट्री बहुत कम, वीगर बहुत कम, इनएडिक्वेट, स्केयर, सब एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करते हैं, जेनरस अच्छा खासा अमाउंट, अबंडेंट अधिकता प्रचुरता, एम्पल अगेन अधिकता। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज zeal. Reference, anti-terror laws have been wielded with great zeal in the last 7 years. Wield का मतलब होता है कोई टूल हैंडल करना। बेसिकली जब आप तलवार, एक तो होता है हाथ में पकड़ना और एक होता है उसको प्रॉपरली चलाना, तलवार चलाना। तो आर यू एबल टू वील्ड अ स्वॉर्ड, है ना, यानी तलवार आप चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। सो किसी टूल को आप अगर प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, उसको एक तरीके से संचालित कर पाएँ, तब हम बोलते हैं वील्ड। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एंटी टेरर लॉज हैव बीन वील्डेड विद ग्रेट ज़ील, यानी कि जो एंटी टेरर लॉज हैं उनको ठीक तरीके से डील किया गया लास्ट 7 ईयर्स में, ये बात बोली जा रही है। मीनिंग क्या है? ग्रेट एनर्जी एंड इंथुजियाज्म इन परस्यूट ऑफ अ कॉज और ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं ज़ील की, ठीक है। ज़ील का क्या मीनिंग है? जोश, उत्साह, है ना, उमंग। ग्रेट एनर्जी एंड इंथुजियाज्म इन परस्यूट ऑफ कॉज और ऑब्जेक्टिव, यानी किसी काम या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी कारण के लिए आपके अंदर जोश हो, मन में उत्साह हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं ज़ील। अब ये देखिए, कोई हाइकर है, बिल्कुल चोटी पे जब पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली खुशी होती है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, जोश होता है कि हाँ मैंने इसको पूरा किया, इस टास्क को पूरा किया, ठीक है, ज़ील। और 4 एग्जाम्पल्स हैं। द स्टूडेंट्स शोड ग्रेट ज़ील इन प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन। कोई स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप है, अगला कोई कॉम्पिटिशन आने वाला है उनके सामने, तो उसके लिए उनके मन में बहुत उत्साह है और उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। द पॉलिटिशियंस ज़ील टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम वॉज कमेंडेबल। कोई पॉलिटिशियन है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जो उनके अंदर जो जोश है, जो उत्साह उमंग है, वो कमेंडेबल है, यानी प्रशंसनीय है, बिल्कुल सही है। हिज ज़ील फॉर स्टेइंग साइलेंट ड्यूरिंग मीटिंग्स वॉज अप्रिशिएटेड बाय हिज सुपीरियर्स। ज़ील भी है और स्टेइंग साइलेंट, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। अगर उत्साह है तो बंदा साइलेंट कैसे रह लेगा, तो गलत है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। द वॉलंटियर्स वर्कड विद ग्रेट ज़ील टू इंश्योर द इवेंट सक्सेस। जो स्वयं सेवक हैं, जो खुद से आगे बढ़ के काम करते हैं बिना किसी वेतन के, उनको हम बोलते हैं वॉलंटियर। सो वॉलंटियर्स ने कोई इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाने में जोश खरोश के साथ पूरा मेहनत की और काम किया लगन के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो ज़ील का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। इंथुसियाज्म, फॉरवर, जोश, पैशन, ईगरनेस, उत्साह, इच्छुकता, ये सारे इसके सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स की बात करें तो अपैथी, यानी कोई जोश ही नहीं है, इंडिफरेंस, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, डिसइंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ही नहीं है। सो यहाँ पे ये तीनों एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम इज बर्न वंस ब्रिजेस, यानी कि अपने जो ब्रिजेस हैं, ब्रिज यानी कि एक तरीके से जिसको क्रॉस करके, जिसका सहारा लेके आप दूसरी तरफ जाते हैं, वो। अब ये जो ईडियम है ना, यहाँ पे ब्रिजेस के अलावा बोट्स भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे। बोट्स, बर्न वंस बोट्स, बर्न वंस ब्रिजेस, दोनों एक ही है मीनिंग में। पढ़ते हैं रेफरेंस। इन ऑल दिस द बीजेपी हैज ऑल्सो इट सीम्स बर्न्ट ब्रिजेस फाइनेंशियल एंड अदरवाइज विद द फॉर्मर अलाय जम्मू। ओके, मीनिंग क्या है बर्न वंस ब्रिजेस का? डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, यानी कि हम कुछ ऐसा कर दें आप कि आप पिछली स्टेट पे, पिछली स्थिति पे वापस आने लायक ही ना बचें। आप जिस ब्रिज का सहारा लेके नदी क्रॉस करते हैं, जिस बोट का सहारा लेके आप नदी क्रॉस करते हैं, वही आपने जला दी क्रॉस करने के बाद, तो फिर वापस कैसे आ जाएंगे? ठीक है, सो इससे आप समझ सकते हैं क्या मीनिंग है इसका। पढ़ते हैं इसको, एग्जाम्पल्स को। मनमोहन सिंग्स न्यूक्लियर डील विद द यूएस। द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइंड under Prime Minister Manmohan Singh faced strong opposition from the left parties. Singh's firm stance in pushing through the deal despite political risks burned his bridges with the left, leading to the collapse of the coalition and reshaping political alliances. 2008 में जब मनमोहन सिंह जी ने यूएस के साथ एक डील साइन की, न्यूक्लियर डील, तो जो लेफ्ट पार्टी जिसका समर्थन मिला हुआ था कांग्रेस को, उन्होंने अपोज किया इसको, पर मनमोहन सिंह टिके रहे अपने स्टांस पे, अपने स्टांस यानी जो पोजीशन उन्होंने ले रखी थी कि नहीं हमें ये डील करनी है। सो लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया, कोलिशन जो चल रही थी गवर्नमेंट वो टूट गई एक तरीके से,
आप कह सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल अलायंसेस थे उसको रीशेप किया गया और ये सब सारा कुछ बदल गया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि एग्जैक्टली क्या हुआ था 2008 में ना, तो बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो स्टेप मनमोहन सिंह जी ने लिया उस स्टेप से वो वापस लेफ्ट के साथ कोलिशन में नहीं रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल है इंदिरा गांधीज डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975-1977। When Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency, this decision burned her bridges with many former allies. ये भी बिल्कुल almost same context है, leading to widespread disillusionment and eventual defeat in the 1977 elections. यानी जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, तो भी उस समय जो उनके अलाइज थे, बहुत सारे जो अलाइज थे उन्होंने साथ छोड़ दिया और इससे डिसइल्यूजनमेंट हुआ। डिसइल्यूजनमेंट यानी मोहभंग, यानी लोगों का या जो उनके साथी थे उनका इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो मोह था वो भंग हो गया कि नहीं यार, इंदिरा गांधी एक अच्छी लीडर नहीं है, ऐसा उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया। आम पब्लिक ने भी मानना स्टार्ट कर दिया और ये हमें देखने को मिला 1977 इलेक्शंस में जो डिफीट हुई उनकी उसमें। ठीक है, सो बर्न वंस ब्रिजेस या फिर बोट्स। शी बर्न्ड हर ब्रिजेस बाय पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग हर बॉस, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू हर ओल्ड जॉब। अब आप जॉब छोड़ते हैं और छोड़ने के तुरंत बाद आप अपने बॉस को, उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को गाली देने लगे ओपनली, तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस तो आप नहीं जा पाएंगे, है ना। आपने अपने वापस जाने के रास्ते खत्म कर दिए, बिल्कुल सही है। ड्यू टू हर रिस्पेक्टफुल मैनर एंड पोलाइटनेस शी बर्न हर ब्रिजेस विथ हर कलीग्स। अगर वो रिस्पेक्टफुल हैं तो फिर यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा बर्न हर ब्रिजेस का, गलत है ये। She didn't want to burn her bridges with the university, so she left on good terms despite her dissatisfaction. वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अच्छे टर्म्स पे छोड़ रही है यूनिवर्सिटी को, डिस्पाइट हर डिससेटिस्फेक्शन। हालांकि वो डिससेटिस्फाइड है उस यूनिवर्सिटी से, पर स्टिल वो अच्छे टर्म्स पर छोड़ रही है, यानी वो कुछ बुरा भला नहीं कह रही यूनिवर्सिटी को ओपनली, ये भी सही है। He burned his bridges with the local community by speaking out against the town's long-standing traditions. अब कोई व्यक्ति है, उसने लोकल कम्युनिटी के साथ एक तरीके से बैर कर लिया, अपने जो ब्रिजेस थे उसको बर्न कर लिया, क्या करके, उस कम्युनिटी के लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं उसके खिलाफ बोलकर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब कम्युनिटी आपका साथ कैसे दे सकती है जब आप उस कम्युनिटी के ट्रेडिशंस का ओपनली एक तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपने एक तरीके से अपने रिलेशनशिप में वापस जाने की संभावना को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कट टाइज यानी कि रिश्ते कट कर लेना, क्रिएट डिस्टेंस दूरी बना लेना। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्ड कनेक्शंस एंड फोस्टर अलायंसेस, यानी अलायंसेस को आप एक तरीके से फोस्टर कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं, यानी और फ्रूटफुल हो आगे, इस तरीके से आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे आगे चल के और रिलेशनशिप आपके बिल्ड हों। ठीक है, सो नेक्स्ट फ्रेज इज क्लेरियन कॉल, रेफरेंस फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर विच आर गोइंग टू वोट, सो इट इज अ क्लेरियन कॉल। क्लेरियन बेसिकली मीडिएवल टाइम्स में एक तरीके का, जो हम बोलते हैं ना भोपू, वो होता था, खास करके आर्मीज यूज़ करती थी, और जब वो भोपू बजाती थी तो वो एक आह्वान होता था, एक कॉल होती थी, अनाउंसमेंट होती थी कि भाई आ जाओ युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। ठीक है, सो क्लेरियन कॉल बेसिकली क्या होता है, अ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट और मैसेज दैट कॉल्स फॉर एक्शन, यानी कि आह्वान, एक क्लियर मैसेज लोगों के लिए कि भाई अब ये चीज़ करनी है, क्लेरियन कॉल। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। महात्मा गांधी इज क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी's famous speech urging the British to quit India was a clarion call for complete independence. The call for mass civil disobedience galvanized Indians across the country to take part in the struggle for freedom. यानी कि 1942 में गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया वो क्लेरियन कॉल था, यानी कि बस अब हो गया, बहुत हो गया, अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। लोगों को इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश की, मुहिम चलाया, और हमने देखा 1947 में एग्जैक्टली हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल टू द इंडियन नेशनल आर्मी INA, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्लेरियन कॉल, ये भी बिल्कुल सही है। बोसे's stirring appeal to the Indian National Army was a clarion call for armed struggle against British rule. जैसे उन्होंने, गांधी जी ने
एक तरीके से नॉन वायलेंस को यूज़ किया। यहाँ पे नेताजी ने आर्म्ड स्ट्रगल एक तरीके से कि शस्त्रों के साथ लड़ाई करेंगे हम, हथियारों के साथ लड़ाई करेंगे हम और आज़ादी लेंगे। सो एक तरीके से ये भी क्लेरियन कॉल थी, हाँ, आह्वान करना, आ जाओ और जुड़ो मेरे साथ, INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़िए और लड़ाई लड़िए अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलिए 4 सेंटेंसेस और हैं, पढ़ते हैं इनको। द क्लेरियन कॉल फॉर पीस एंड यूनिटी इकोड अक्रॉस द नेशन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। कोई प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और वो आवाज़ लगा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि भाई शांति और एकता हमें हमारे देश में बना के रखनी है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे आपस में। बिल्कुल सही है। हिज स्पीच वॉज अ क्लियरियन कॉल टू एंड पॉवर्टी एंड प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू ऑल। उनकी जो स्पीच है, किसी की भी स्पीच हो यहाँ पे, उनकी स्पीच एक तरीके से क्लियरियन कॉल थी गरीबी हटाने के लिए और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए सभी के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। द क्लियरियन कॉल ऑफ द ट्रम्पेट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द एनुअल परेड। यहाँ इस एक्सप्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो निकल कर नहीं आ रहा है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द स्पीच गिवन बाय द एनवायरमेंटलिस्ट वॉज अ क्लियरियन कॉल टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज बिफोर इट्स टू लेट। एनवायरमेंटलिस्ट है कोई, उनकी जो स्पीच है वो एक तरीके से क्लियरियन कॉल है कि भाई हमें जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, यानी जो ऐसे जीव जंतु हैं जो बस ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको बचाना है, उनको बचाने के लिए प्रयास करने, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अर्जेंट, अपील, क्लियर डिमांड, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एंटोनिम्स सटल हिंट, बस एक छोटी सी हिंट है जो क्लियर नहीं है, ये क्लियर मैसेज है ना, पूरी तरीके से क्लियर वे में आपको बुलाया जा रहा है, आपको आवाज़ दी जा रही है। और दूसरा है वेग रिक्वेस्ट, यानी धुंधला, वेग यानी जो क्लियर ना हो, वेग रिक्वेस्ट मतलब बस सटल हो, सामने वाला जिसको समझ में आ पाए वही समझ पाए, अदरवाइज बाकी लोग उसको समझ ही ना पाए। सो वेग रिक्वेस्ट या सटल हिंट। सो ये था आपके लिए क्लेरियन कॉल। दैट्स इट बच्चा पार्टी। और अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है। हर एक फ्रेज, ईडियम या फिर जो वर्ड हमने पढ़े, बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और जो सेंटेंसेस का आपका ग्रुप बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 99। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 99। और अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी RC स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर ड्रिल में, और आपका RC लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।